Hello students, chapter number 10, International Trade, and the topic is Export Procedure. Export Procedure, we have completed the import procedure earlier session में. अब हम export procedure देखते हैं. Export procedure means हमारा सामान जो है वो विदेशों में जाता है out of the country's geographical boundary. तो when a trader of the country send goods to a trader of other country, तो that is of export of the goods. और एक्सपोर्ट प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग कंट्री के हिसाब से उनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होता है अलग. तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप्स दिए गए हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज़ गेटिंग एन ऑर्डर. तो पहले तो ऑर्डर मिलना चाहिए हमें, क्योंकि हम हमारा सामान बाहर भेज रहे हैं तो उससे पहले हमें सामान का ऑर्डर मिलना चाहिए. द एक्सपोर्टर इज गिवन द ऑर्डर ऑफ द गुड्स बाय इम्पोर्टर. इन द ऑर्डर डिटेल ऑफ द गुड्स, क्वालिटी, प्राइस एज डिसाइडेड, type of packing, date of dispatch of goods, detail of the insurance, detail of the transportation services through which the goods have to be sent, mode of payment of bill and terms and condition decided are mentioned. तो ऑर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. ओके, तो whenever a person is giving the order, ऑल द थिंग्स हैव टू बी इंक्लूडेड. पैकिंग कैसा होगा, उसका वेट कितना होगा, प्राइसेस कितने होंगे, कौन से दिन को डिस्पैच होने वाला है, उसका इंश्योरेंस कितना है, दैट ऑल डिटेल्स हैव टू बी गिवन इन द ऑर्डर. बिफोर रिसीविंग द ऑर्डर मिलने से पहले द एक्सपोर्टर गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी. फाइनेंशियल कैपेबिलिटी मीन्स वो पैसे देने के काबिल है या नहीं है. Financial is able to give the amount or not. Credibility and relevant matter of the import. तो वो कैपेबल है या नहीं है वो देखने की जिम्मेदारी होती है. सो एक्सपोर्टर हैव दैट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पोर्टर. मीन्स हम इंडिया से सामान अगर विदेश में भेजते हैं, अमेरिका में भेजते हैं, तो अमेरिका वाला जो इम्पोर्टर है उसका सारा डिटेल हमें मिलना चाहिए कि वो कैपेबल है या नहीं. फाइनेंशियली ही इज़ एबल टू गिव द अमाउंट, क्योंकि हम सामान भेज देंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो ओके, सो दैट हैव नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. तो इम्पोर्टर हैव टू give the information about और exporter have to get the information. Now next जो है point is of obtaining export license. एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए जैसे इंपोर्ट के लिए भी लाइसेंस लेना ज़रूरी था, वैसे ही एक्सपोर्ट के लिए भी लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है. तो ये कौन से कंट्रोल में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉ के कंट्रोल में है कि वो किसको लाइसेंस इशू करे. कौन सी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो रही तो उसके लिए लाइसेंस इशू करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी का काम होता है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस कैन बी फ्रीली एक्सपोर्टेड, बट फॉर दिस जनरल लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन. तो दूसरी जो जनरल आइटम होती है उनके लिए जनरल लाइसेंस तो मिल जाता है. तो जनरल लाइसेंस हैव टू बी ऑब्टेन. टू ऑब्टेन लाइसेंस एंड एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. जो अथॉरिटी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल बोर्ड, तो वो एप्लीकेशन देते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल होती है वो ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को सबमिट करना रहता है. अगर उनको नेसेसिटी लगती है एंड क्लियर आइडेंटिटी ऑफ द एक्सपोर्ट, उसके अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, एक्सपोर्टर की आइडेंटिटी, डिटेल ऑफ द एक्सपोर्टर एंड एश्योरेंस ऑफ द रेगुलर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. वो इनकम टैक्स रेगुलरली पे करता है यानी रिटर्न अच्छे से भरता है, एंड द अदर टैक्स इन द एप्लीकेशन. तो ये जो फॉर्म होता है ये फॉर्म के अंदर सारी डिटेल, एक्सपोर्टर की डिटेल और वो टाइम टू टाइम टैक्स पे करता है या नहीं, ये सब देखा जाता है.
फिर उसको अलॉट करते हैं लाइसेंस। दोज प्रोफेशनल्स हु एक्सपोर्ट रेगुलरली आर कॉल्ड द एक्सपोर्ट हाउसेस। ओके, जो रेगुलरली पे करते हैं टैक्स और रेगुलरली वो एक्सपोर्ट करते ही रहते हैं जनरली, सो दे आर कॉल्ड द एक्सपोर्ट हाउसेस। Then afterwards, third point is collecting goods। जो ऑर्डर लिया है उस हिसाब से अब हमें गुड्स कलेक्ट करना होगा और उसको मैन्युफैक्चर करना होगा अगर प्रोडक्शन का पार्ट है तो। अगर प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है तो उसका अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर हैव टू बी एक्ट। तो एक्सपोर्टर कलेक्ट्स द गुड्स एज पर द इम्पोर्टर्स ऑर्डर एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा एज पर द ऑर्डर। इफ द एक्सपोर्टर इज ट्रेडर ही स्टार्ट कलेक्टिंग द गुड्स एज पर द ऑर्डर। ऑर्डर के हिसाब से रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। देन आफ्टरवर्ड्स फोर्थ नंबर, प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। फिर फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी। मैनी कंट्रोल्स related to foreign exchange have been liberal after the economic reforms। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे कंट्री में 1991 के बाद 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए क्योंकि क्राइसिस को हटाने के लिए लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल पहले था पर अब वो लिबरल किया है। एंड द इम्पोर्टर मेक्स पेमेंट टू द एक्सपोर्टर अमाउंट ऑफ बिल आइदर इन एक्सपोर्ट करेंसी और इन US डॉलर। क्यों US डॉलर? बिकॉज US डॉलर इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल करेंसी। तो एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, तो सामने वाले कंट्री से हमें पेमेंट जो मिलेगा वो किस करेंसी के अंदर होगा? दैट इज आइदर इन द एक्सपोर्टर्स करेंसी और US डॉलर। The Reserve Bank and its appointed bank are institution keep control over foreign exchange. Who keep control over foreign exchange? RBI and appointed banks and institutions. So that are keeping control over foreign exchange. Experts have to be make an application to the RBI, Reserve Bank of India, with a view to convert the foreign exchange received from the importer into the currency of the country। तो सामने वाले कंट्री का जो भी करेंसी होगा, इंपोर्टर का जो भी पैसा मिलेगा उसको कन्वर्ट करेंगे करेंसी के अंदर। सो द एक्सपोर्टर हैज़ टू प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल। हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्टर है, इंडिया के से सामान भेजने वाला एक्सपोर्टर है, वो कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेगा इन द एप्लीकेशन रिगार्डिंग हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज ही इज़ गोइंग टू अर्न। वो कितना फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा। ओके, क्योंकि सामान भेज रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा और किसके थ्रू आएगा? बैंक के थ्रू आएगा और बैंक के अंदर उस कंट्री की करेंसी होगी या फिर US डॉलर होंगी। सो दैट मेंशन करना रहेगा कि कितना फॉरेन एक्सचेंज वो कमाएगा। एक्सपोर्टर हैज़ टू सबमिट अ कॉपी ऑफ दिस एप्लीकेशन टू द बैंक और इंस्टीट्यूशन थ्रू विच ही इज़ मेकिंग ट्रांजैक्शन। ओके, तो सपोज़ कोई एक ट्रेडर है जो अहमदाबाद से ट्रेडिंग कर रहा है, तो अहमदाबाद में वो कोई एक बैंक है उसके थ्रू ट्रेडिंग कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक जिसके थ्रू वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो पैसे उसके अंदर आएंगे। ओके, सो दैट फॉरेन एक्सचेंज इज हैविंग लाइक दैट प्रोसेस। परमिशन RBI देते हैं और उनके रिलेवेंट बैंक के अंदर आता है थ्रू RBI कन्वर्ट करके या फिर वॉट एवर द फॉर्म रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ये आगे भी था लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्टर जो है वो मांगता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंपोर्टर। The exporter check the financial capability of the importer before exporting the goods of the security of the amount of his bill। जो पैसा उसने खर्च किया है उसको सामान बनाने के लिए और वहाँ पर भेजने के लिए, इंपोर्टर तक पहुँचाने के लिए जो भी अमाउंट खर्च किया है वो बिल वो अफोर्ड कर पाएगा या नहीं, जो इसके लिए चेक करना होता है। तो एक्सपोर्टर राइट्स अ लेटर टू द इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर जो है वो लेटर लिखता है इम्पोर्टर को टू डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक। तो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देता है? बैंक देते हैं, इम्पोर्टर बैंक देते हैं। इम्पोर्टर जो भी ट्रांजैक्शन जिस बैंक के थ्रू करता है वो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देती है, क्योंकि रेगुलरली उसका अकाउंट उस बैंक में होगा और उसके अंदर से ही ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे। तो इसीलिए दैट हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द इम्पोर्टर। समटाइम्स द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर असाइन दिस टास्क टू इट्स ओन ब्रांच वर्किंग इन द फॉरेन कंट्री और टू गेट इट थ्रू other sources. So that can be possible. Letter of credit have to be get the exporter the certificate of credit of the importer mention that ये letter of credit जो है वो क्या बताते हैं, that is mention the creditability of the importer in a इट इज़ रिलायबल और नॉट। रिलायबल मीन्स विश्वास पात्र है या नहीं, हम उसके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या नहीं। हमारा सामान लेकर वो कंपनी बंद हो गई तो ये ना हो, इसीलिए बैंक के थ्रू ही ये लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाते हैं। ओके, इंपोर्टर की बैंक के थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाते हैं। सो दिस इज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। Now next is obtaining shipping order। सामान जनरली हम देखते हैं तो सी वे से जाता है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री के अंदर भी आपने देखा होगा कि वाटरवेज से ट्रेड ज़्यादा होता था और वो सस्ता भी होता था। सो एक्सपोर्टर हैज़ टू कॉन्टैक्ट अ शिपिंग कंपनी इफ़ द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड थ्रू सी वे। ओके, पानी के थ्रू जा रहा है सामान तो उसको शिपिंग कंपनी को ऑर्डर देना होगा। अप्लीकेशन इज टू बी मेड टू द कंपनी विच एश्योर अबाउट रेडीनेस टू रीच द गुड्स ऑन द सर्टेन डेट। तो एक्सपोर्टर जो है वो तैयार है इंपोर्टर के पास सामान पहुंचाने के लिए, वो भी पर्टिकुलर डेट को। डिटेल ऑफ द गुड्स वहाँ पर दी जाती है इस एप्लीकेशन के अंदर। ओके, एप्लीकेशन शिपिंग कंपनी को दी जाती है और शिपिंग कंपनी एक्सपोर्टर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है और उसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है? डिटेल ऑफ द गुड्स एज द क्वालिटी, वेट, साइज, द डेट ऑफ द सेंडिंग ऑफ गुड्स, प्राइस एट्सेट्रा। तो ये सब एप्लीकेशन के अंदर लिखा जाता है जो एक्सपोर्टर भेजता है शिपिंग कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। इन शॉर्ट, एप्लीकेशन शिपिंग ऑर्डर मीन्स, सो एक मार्क्स में पूछ सकते वैसा क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय शिपिंग ऑर्डर? शिपिंग ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर इशूड टू अ कैप्टन ऑफ द शिप बाय शिपिंग कंपनी टू एक्सेप्ट द गुड्स। तो ये ऑर्डर देते हैं शिपिंग कंपनी को, शिपिंग कंपनी कैप्टन को ऑर्डर देते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर गुड्स यहाँ से दूसरे कंट्री तक पहुँचाना है। ओके, सो शिपिंग ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर गिवन टू द कैप्टन बाय द शिपिंग कंपनी कि वो उसका सामान एक्सेप्ट करे। When the exporter want to export the goods in a large quantity, बड़े पैमाने पर अगर भेजना है
तो उसको शिप बुक करवाना पड़ता है, पूरा शिप बुक करवाते हैं, क्योंकि बड़ा सामान ज़्यादा है और बड़ा है तो पूरा शिप अगर बुक करवाते हैं तो उसको कहते हैं चार्टर। ओके, जब एक्सपोर्टर हैव टू बुक फुल शिप, सो दैट इज कॉल्ड द चार्टर। द अग्रीमेंट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द एक्सपोर्टर टू कीप द होल शिप ऑन द रेंट। तो पूरा शिप जो है वो शिपिंग कंपनी से भाड़े पर ले लिया एक्सपोर्टर ने और पूरा उसका सामान रखा, तो दैट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट बिटवीन शिपिंग कंपनी एंड द एक्सपोर्टर, ये दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है फॉर द फुल रेंट ऑफ द शिप, सो दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड द चार्टर पार्टी अग्रीमेंट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट कौन करेगा, इम्पोर्टर करेंगे या एक्सपोर्टर? ईच एक्सपोर्टर हैज़ टू पे द ड्यूटी। हर एक को सामने वाले को सामान भेजना है तो पहले टैक्स पे करो, एक्साइज ड्यूटी पे करो, देन ओनली हैव टू सेंड द गुड्स। द एक्सपोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द ड्यूटी ऑफिसर इफ द ड्यूटी इज नॉट टू बी पेड। ओके, तो ड्यूटी ऑफिसर को सर्टिफिकेट देना है अगर ड्यूटी नहीं पे की है। देन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग अ पब्लिक नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट दैट द गुड्स इज ड्यूटी फ्री। ओके, गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में समटाइम्स क्या होता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में वो गुड्स को प्रोत्साहन देने के लिए ड्यूटी फ्री करते हैं। तो वैसे सामान को भी प्रिस्क्राइब्ड करना ज़रूरी होता है। इफ़ द गुड्स आर एक्साइजेबल, अगर उसकी ड्यूटी पे करनी होती है, द एक्सपोर्टर हैज़ टू प्रिपेयर द शिपिंग बिल। मीन्स हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो भी एक्सपोर्टर है वो शिपिंग बिल बनाएगा। उसके अंदर क्या क्या डिटेल होंगे? नेम ऑफ द इम्पोर्टर, एड्रेस, प्राइस ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी, वेट, नेम ऑफ द पोर्ट वेयर द गुड्स इज टू बी बोर्डेड, सामान की जहाँ पर से वो निकला है वो शिप का नाम, नेम ऑफ द शिप, शिप का नाम होता है, हर एक शिप के नाम होते हैं, जैसे कि टाइटैनिक जो शिप था उसका नाम था, वैसे ही हर एक शिप होती है, शिपिंग कंपनी की बहुत सारी शिप्स होती है, तो शिप का नाम एंड शिपिंग कंपनी। तो ये सारे डिटेल एक शिपिंग बिल में बनाते हैं और उसके अंदर डिटेल प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। द एक्साइज ऑफिसर कैलकुलेट द ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। तो एक्साइज ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है? जनरली प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी, वेट, उसके ऊपर से एक्साइज ड्यूटी फिक्स होती है। सो ड्यूटी ऑफिसर जो होता है वो प्राइस ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी डिटरमाइन करता है और चेक करते हैं शिपिंग बिल। शिपिंग बिल किसने बनाया होता है? एक्सपोर्टर ने बनाया होता है शिपिंग बिल। तो ये शिपिंग बिल चेक करते हैं एंड इंस्पेक्टिंग द गुड्स बाय हिमसेल्फ। तो जो ऑफिसर होता है एक्साइज ऑफिसर, वो खुद जाकर सामान देखता है, प्राइस कितनी है, क्वांटिटी, वेट, वो सब देखता है और टैली करता है। इफ़ नेसेसरी, ज़रूरत पड़ती है तब। When the exporter pays the amount of the excise duty, he get the permission to carry the goods on the port. जब एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं तब शिपिंग कंपनी वालों से परमिशन, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर से परमिशन मिल जाती है कि आप अपना सामान लेकर शिप पोर्ट तक आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, पैकिंग एंड मार्किंग। अब शिपिंग कंपनी के थ्रू ये सामान तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, पर उसका पैकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस रख रहा है। पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे
प्रोडक्ट्स होते हैं, सेम यूटिलाइजेशन करने वाले, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है तो बहुत सारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं तो बहुत सारे ट्रैक्टर्स होते हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में बहुत सारे। तो जो हमारी प्रोडक्ट है, एज अ प्रोड्यूसर हमारी प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर्स से अलग हो, तो इसीलिए पैकिंग होना ज़रूरी है और ड्यूरेबिलिटी होनी ज़रूरी है, और उसके ऊपर लोगो भी लगाते हैं। द गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा सफ़र काटेगा सामान, तो इसके लिए पैकिंग इज़ ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फट बट ना जाए, टूट ना जाए, डैमेज ना हो जाए, या फिर उसको जो एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मीन्स भेज वाला जो वातावरण होता है वो उसको असर ना करे, तो इसके लिए पैकिंग ड्यूरेबल होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है उसको डैमेज ना करे वैसा। शिपिंग कंपनी कंसिडर करते हैं, कंसिडर द साइज ऑफ द पैकिंग व्हाइल डिटरमाइनिंग द फेयर। जो रेंट होता है तो वो डिटरमाइन करता है, शिप के ऊपर अगर सामान ले जाते हैं तो शिप का फेयर पे करना होता है, और ये फेयर जो है वो साइज ऑफ द पैकिंग के ऊपर जाता है। द पैकिंग मस्ट बी डन एज पर द पैकिंग इंस्ट्रक्शन मेंशन बाय द इम्पोर्टर इन ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर के हिसाब से ही, इम्पोर्टर मीन्स जो सामान खरीदने वाला है उसके हिसाब से ही पैकिंग होना चाहिए। मार्किंग ऑफ सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू गुड्स, मार्किंग भी करना चाहिए जिससे वो पैकिंग समझ में आए और वो वही पर्सन के पास जाए, तो इसीलिए खो न जाए गुड्स। डिटेल लाइक वो पैकिंग के ऊपर ही डिटेल लिखा जाता है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, नेम ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट मीन्स जहाँ से वो निकला है सामान वो पोर्ट का नाम, वेट ऑफ द गुड्स एट्सेट्रा आर मेंशन इन द मार्किंग। तो जब मार्किंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।